हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम लोग साउथ अमेरिका के फिजिकल मैप को कवर करेंगे जो पिछली क्लास से बच गया है। जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम बचा हुआ है, अभी माउंटेन तो हो गया था, डिजर्ट वगैरह बचे हुए हैं, तो वो हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम। जो साउथ अमेरिका का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें ये रिवर देख रहे हैं आप, मैगदलेना रिवर, ये कोलंबिया से फ्लो होती है जा करके कैरेबियन ओशियन में ड्रेन होती है। साथ ही साथ ये देख रहे हैं ओरिनिको रिवर वेनेजुएला से अटलांटिक ओशन में जा करके गिरती है। ये रही अमेजन रिवर बेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ अमेरिका की। इधर देख रहे हैं एक साओ फ्रांसिस्को रिवर, जो भी ये भी अटलांटिक ओशियन में ही ड्रेन होती है। इधर पराग्वे और पराना रिवर सिस्टम जो है वो रियो ड ला प्लाटा एस्चुरी में जा कर के गिरता है अटलांटिक ओशियन में ही। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमेजन रिवर, जो यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये एंडेस माउंटेन से इसका ओरिजिन होता है और आ करके यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में ड्रेन हो जाती है। इसकी कुछ ट्राइब्यूटरी हैं, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी। राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी क्या होती हैं? आप रिवर पे जिधर रिवर फ्लो हो रही हो उधर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, तो जो आपके राइट हैंड पे पड़े वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, लेफ्ट हैंड पे पड़े वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी। तो अगर हम इस रिवर पे खड़े होंगे तो ये हमारे राइट में पड़ेगा, तो ये सारी की सारी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी कहलाएंगी, और इधर से आने वाली रिवर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी कहलाएंगी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी अगर हम देखें तो ये रही पुरुष, मदिरा, तापाजोस, जिंगू, टोकांटिस, और इधर से आने वाली है एक निग्रो या रियो निग्रो। इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। पुरुष है कोई और वो मदिरा ना पिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और मदिरा पी के किसको नहीं जोश आया है? तापा जोश। लेकिन जब नशा उतरता है तो पैसा भी गया, ताकत भी गई, छोटा सा जिंगू सा रह जाता है। रोज रोज आप यही करेंगे तो क्या लोग टोकेंगे नहीं? टोकंटिस। तो अब आपको याद हो गई हो इजली, पुरुष है तो मदिरा है, मदिरा है तो जोश, जोश के बाद जिंगू, जिंगू रोज रोज करेंगे आप तो टोकंटिस। तो ये रिवर हैं आपकी पुरुष, मदिरा, तापाजोस, जिंगू, टोकंटिस, ये सब की सब आकर के इसी अमेजन रिवर में मिल जाती हैं। इधर से आती है एक निग्रो रिवर। तो क्या सब ट्राइब्यूटरी आपने याद कर ली? नहीं, याद ही नहीं कर सकते। 1100 से ज़्यादा ट्राइब्यूटरी हैं इस अमेजन रिवर के पास। इतनी ज़्यादा ट्राइब्यूटरी किसी भी रिवर सिस्टम के पास नहीं है। तो क्वेश्चन बन गया एक कि कौन सी विश्व की ऐसी रिवर है जिसके पास सबसे ज़्यादा ट्राइब्यूटरी हैं? आंसर क्या होगा? अमेजन ही होगा उसका आंसर। अब बात ये आती है कि क्यों है इसके पास इतनी ज़्यादा ट्राइब्यूटरी। तो ये देख रहे हैं कि ये स्थित है हमारी इक्वेटर पे। ये रहा है, कहीं से यहीं से इक्वेटर गुजरता है। तो इक्वेटर पे डेली बारिश होती है। और साथ ही साथ इसका अगर बेसिन देखें, बेसिन क्या होता है? जैसा कि घरों में बेसिन लगा होता है हाथ धोने के लिए, उसके चारों किनारे ऊंचे होते हैं, तो जिधर से भी पानी गिरता है वो सीधे आकर के एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से ड्रेन पाइप लगी होती है, गिर जाता है। तो वैसे होता है रिवर का जो है रिवर बेसिन, चारों तरफ ऊंचा, जहाँ जहाँ से पानी आता है बह करके एक मेन रिवर में, तो वही उसका रिवर का बेसिन कहलाता है। अगर हम अमेजन का बेसिन देखें तो इधर गिनी का, गयाना का हाईलैंड, गयाना पठार, इधर एंडेस और इधर ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं यही अमेजन का बेसिन है। क्वेश्चन आया, दुनिया की कौन सी रिवर है जिसके पास सबसे बड़ा रिवर बेसिन है? अमेजन ही उत्तर होगा उसका। साथ ही साथ हमने देखा कि अब ये इक्वेटर पे स्थित है, डेली बारिश होती है, तो इतना बड़ा रिवर बेसिन भी है, तो जो पानी इधर उधर गिरता है वो छोटी छोटी स्ट्रीम के जरिए आकर के मेन अमेजन रिवर में आकर के मिलता है। तो अमेजन रिवर इसीलिए तो हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा इसकी ट्राइब्यूटरी भी है इसी रिवर की। साथ ही साथ डेली बारिश हो रही है, चट्टानों का नमक जो है धुल धुल के अमेजन में मिल करके समुद्र में मिलता जा रहा है। डेली बारिश हो रही, कितना नमक ही होगा इनकी चट्टानों में, तो यहाँ का जो पानी है सबसे मीठा हो जाता है। फिर क्वेश्चन बन गया कि दुनिया की सबसे मीठे पानी की रिवर कौन सी है? उसका भी उत्तर अमेजन ही होगा। क्यों?
इसका कारण भी हमने समझ लिया, क्यों इतनी ज़्यादा ट्राइब्यूटरी हैं, क्यों इतना बड़ा रिवर बेसिन है, और क्यों जो है सबसे मीठे पानी की रिवर है। तीनों का कारण भी हमने समझ लिया, इसका इक्वेटर पे स्थित होना, डेली बारिश होती है। तो ये था हमारा अमेजन रिवर सिस्टम। ये जो ड्रेन होती है वो देख रहे हैं माउथ ऑफ अमेजन, बहुत अमेजिंग है इसका माउथ। क्यों? ये देख रहे हैं ये अमेजन रिवर आई है, ये जहाँ पे ड्रेन होती है वहाँ पे एक आइलैंड है माराजो आइलैंड, वहीं बगल में है माराजो बे, अटलांटिक ओशियन में ही है। खास बात क्या है, ये देख रहे हैं ये है इक्वेटर 0 डिग्री, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, इधर हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। तो जो अमेजन रिवर ड्रेन होती है वो दोनों हेमिस्फेयर में पानी अपना ड्रेन करती है, नॉर्दर्न में भी और सदर्न में भी। क्वेश्चन फिर बन गया कि दुनिया की कौन सी ऐसी रिवर है जो दोनों हेमिस्फेयर में अपना पानी ड्रेन करती है? अमेजन ही तो है। अगर बात की जाए कि किस हेमिस्फेयर में ज़्यादा पानी ड्रेन करती है, तो मुझे तो लगता है सदर्न हेमिस्फेयर में करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर से देख रहे हैं कि ये भी इधर तो साउथ हेमिस्फेयर में आता ही है, साथ ही साथ इसका भी हाफ वाटर जो है साउथ हेमिस्फेयर में आता है, तो इधर कम ही जा पाता है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा पानी ड्रेन करती है, नदर्न हेमिस्फेयर में कम पानी ड्रेन करती है। साथ ही साथ इसका जो ये मुहाना देख रहे हैं ये अक्सर बाढ़ से ग्रसित रहता है। बाढ़ आने का यहाँ पे मेन रीजन क्या है? ये इधर देख रहे हैं साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट आती है, इसके मुहाने पे टकराती है, इधर से अमेजन आ ही रही है पानी लेकर के, दोनों आपस में टकराने की वजह से यहाँ पे वाटर लेवल उठ जाता है, ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से ये एरिया डूब जाता है। तो ये बाढ़ होने का यहाँ पे एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट का फ्लो होना, क्योंकि ये इक्वेटर पे स्थित है। अब यहाँ पे लगे हाथों ये भी देख लेते हैं कि ये देख रहे हैं करेबियन करंट। करेबियन करंट किसका पार्ट है? नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक का कि साउथ? ये देख रहे हैं साउथ अटलांटिक का पार्ट है, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट का पार्ट है करेबियन करंट, नॉर्थ का नहीं है, ध्यान रखना। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब यहाँ से आके एक तो पार्ट चला गया नीचे, लेकिन एक जब यहाँ पे टकराता है तो वो नीचे जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो निकला हुआ भाग जो है ब्राज़ील का, ये इसको नीचे आने से रोकता है, ऊपर इसको मिल जाता है किनारा, तो इसी किनारे के सहारे ये आके जा कर के करेबियन करंट बनाता है। तो करेबियन करंट साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट का पार्ट है, और वही रीजन बनती है यहाँ पे अमेजन के मुहाने पे बाढ़ होने का। तो ये कुछ फैक्ट थे, कुछ चीज़ें थी अमेजन रिवर के बारे में। साथ ही साथ जहाँ पे अमेजन रिवर में नीग्रो रिवर आकर के मिलती है, वहीं पे एक रिवराइन पोर्ट है, मनाउस पोर्ट। रिवराइन पोर्ट रिवर में स्थित पोर्ट है, यहाँ से शिप इंटर करते हैं, इतनी चौड़ी इतनी गहरी रिवर है कि शिप पूरे जहाज आ जाते हैं रिवर में, यहीं अपना माल उतारते हैं, यहीं से लोड करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं अटलांटिक ओशियन में। तो वहीं पे ये डाउनटाउन पोर्ट या मनाउस पोर्ट है, डाउनटाउन पोर्ट। तो यहाँ पे जो है एक नेशनल पार्क भी है, जौ नेशनल पार्क, दुनिया का हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है इसके पास। क्यों ना हो, इक्वेटोरियल रीजन में स्थित है, वर्षा वन है, बहुत बड़े बड़े बहुत हाई डाइवर्स होते हैं। तो यही मनाउस पोर्ट जो है, मनाउस पत्तन के बगल में ही ये जौ नेशनल पार्क है। तो ये हैं कुछ फैक्ट रिलेटेड टू अमेजन। अगली रिवर हम लोग देख लेते हैं ओरनिको रिवर। ओरनिको रिवर वेनेजुएला से बहती है, यहाँ पे गिनी के गुयाना के हाईलैंड से, गुयाना पठार से निकल के वेनेजुएला में बहते हुए अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। इस पे एक स्थित है फॉल, एंजल फॉल, दुनिया का हाईएस्ट, इतना ऊंचा कोई भी वाटरफॉल विश्व में नहीं है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल ही है। किस रिवर पे एंजल फॉल है ये इम्पॉर्टेंट है। ये रिवर देख रहे हैं करोनी है, ये वाली इधर से जो आई हुई है ये करोनी हो गई, और ये जो है एंजल फॉल ये वाली रिवर पे स्थित है, इसका नाम है चुरुन, CHURUN, चूरन नहीं चुरुन है। तो चुरुन रिवर पे एंजल फॉल स्थित है, और करोनी जो है इसी, ये जो चुरुन रिवर है ये करोनी रिवर में जा कर के मिलती है, और करोनी जा कर के ओरनिको रिवर में मिलती है, फिर ये ओरनिको जो है अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि एंजल फॉल किस रिवर पे स्थित है, तो उसमें आंसर में
कहीं कहीं करोनी और चुरुन दोनों ही नहीं होती हैं, तो ओर्निको ही होती है, तो ओर्निको सही आंसर हो जाता है उस केस में। अगर चुरुन, करोनी और ओर्निको तीनों हैं तो आपको सबसे सही आंसर क्या होगा, चुरुन रिवर, क्योंकि चुरुन जा कर के करोनी में मिलती है, करोनी जा कर के ओर्निको में, ओर्निको जा कर के अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। ये देख रहे हैं, अगर आप विजिट करना चाहें, एंजल फॉल देखना चाहें, तो आपको कनाइमा नेशनल पार्क वेनेजुएला का विजिट करना होगा। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये देख रहे हैं, ये एंजल फॉल की ही पिक्चर है, कितनी ऊंचाई से गिरता है, अनइंटरप्टेड है, बीच में कहीं भी इसमें ब्रेक नहीं आता है। और ये लगभग इसकी 979 मीटर की हाइट है, मतलब 1 किलोमीटर ऊंचाई से वाटरफॉल गिर रहा है, तो अपने आप में एक यूनिक साइट है। देखना है तो आप जा सकते हैं कनाइमा नेशनल पार्क वेनेजुएला में। अगला है पराना और पराग्वे रिवर बेसिन। इधर देख रहे हैं, ये है पराग्वे रिवर आई हुई है और इधर से ये आई है पराना। पराग्वे जो है इसी पराना में मिल जाती है, फिर ये जा करके गिर जाती है रियो डा ला प्लाटा इस्चुरी है अटलांटिक ओशियन में, और इधर से एक उरुग्वे रिवर है, तो उरुग्वे रिवर यहाँ पे इसी में आकर के ड्रेन हो जाती है। ब्यूनस एयर्स देख रहे हैं, इसी के किनारे पे बसा हुआ शहर है, ये अर्जेंटीना की कैपिटल भी है। इधर उरुग्वे की कैपिटल जो है मॉन्टेवीडियो, ये भी इसी इस्चुरी के किनारे पे ही बसा हुआ है। एक ये इम्पॉर्टेंट रिवर है इगाजू रिवर। इगाजू रिवर इसी पराना की ट्राइब्यूटरी है। इस इगाजू रिवर पे एक फॉल है, इगाजू फॉल। इगाजू फॉल ये देख रहे हैं, इगाजू फॉल ही है। ये इगाजू नेशनल पार्क भी है, इगाजू नेशनल पार्क भी है। उसी नेशनल पार्क में बहती है इगाजू रिवर, उसी रिवर पे स्थित है ये इगाजू फॉल। इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जो 7 नेचुरल वंडर ऑफ वर्ल्ड हैं उसका पार्ट है ये इगाजू नेशनल पार्क, जो नए वाले हैं, न्यू वंडर ऑफ वर्ल्ड है, उसी का पार्ट है इगाजू वाटरफॉल जो है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। साथ ही साथ पराना रिवर पे एक इम्पॉर्टेंट डैम भी है, इताइपू डैम है। इताइपू डैम इसी पराना रिवर पे बसा हुआ है, बना हुआ है। ये देख रहे हैं इताइपू डैम, इधर से आ रही है पराना रिवर, तो इताइपू डैम जो है ये देख रहे हैं कितनी लंबी लेक है बनी हुई, इसी डैम की वजह से ये लेक यहाँ पे तैयार हुई है। साथ ही साथ पराना रिवर जो है इम्पॉर्टेंट है, काहे के लिए देख रहे हैं, पराग्वे और अर्जेंटीना का नेचुरल बॉर्डर बनाने वाली कौन सी रिवर है, यही पराना रिवर ही है। साथ ही साथ पराग्वे और ब्राज़ील के बीच में भी नेचुरल बॉर्डर कौन बनाता है, यही पराना रिवर है। ये जो इताइपू डैम है ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये देख रहे हैं इगाजू रिवर यहीं पे आकर के पराना में मिलती है, इस पे इगाजू फॉल हमने देख लिया। तो इगाजू रिवर अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच बॉर्डर भी बनाती है, नेचुरल बॉर्डर। और ये उरुग्वे देखे थे, जो उरुग्वे अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच का भी बॉर्डर बनाती है। इताइपू डैम कभी दुनिया का सबसे बड़ा डैम हुआ करता था, अब नहीं रह गया। अब क्या हो गया है, चाइना ने उससे बड़ा बना लिया। 3 गॉर्जेस डैम जो है 2003 में चाइना ने तैयार कर लिया, तो अभी इताइपू जो है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डैम अभी भी है। तीसरा जो है वो भी चाइना का ही है। तो अब हम देख लेते हैं साथ ही साथ कौन सी दुनिया की सबसे लंबी रिवर है। जैसे कि नंबर 1 पे नाइल रिवर हो गई, दूसरे नंबर पे अमेजन। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, लॉन्गेस्ट की जगह लार्जेस्ट वर्ड यूज किया जाए, तो 1 नंबर पे कौन सी आ जाएगी, अमेजन। क्यों आ जाएगी ये हमने पीछे देख लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इक्वेटोरियल रीजन की रिवर है, तो इसी वजह से जो है हमारा पार्ट ये जो है नंबरिंग बदल जाएगी वहाँ पे। वैसे लॉन्गेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो 1 नंबर पे नाइल ही है, दूसरे नंबर पे अमेजन जो साउथ अमेरिका में है, यांगजी चाइना में फ्लो होती है, एशिया की सबसे लंबी रिवर है। मिसिसिपी मिसौरी यूएसए में फ्लो होती है। येनिसी रसिया की। ह्वांगहो इसी यांगजी के जस्ट ऊपर बहती है, ह्वांगहो या येलो रिवर चाइना की ही हो गई ये भी। ओ बिरतिस ये रसिया की है। पराना अभी हमने देखी,
साउथ अमेरिका कंटिनेंट की। कांगो, कांगो भी इक्वेटोरियल रीजन, DR कांगो जो कंट्री है, तो वहाँ फ्लो होती है। अमूर, ये भी रसिया की है। तो टॉप 10 में देख रहे होंगे, एक कहाँ गई, येनिसी 1 और अमूर 2 और ओबिरतिस 3 रिवर रसिया की ही हैं टॉप 10 में। अगर मैप में देखना चाहें तो ये रही 1 नंबर नाइल रिवर, 2 नंबर अमेजन, 3 नंबर है होंगहो यांगजी, 4 नंबर पे हो गई मिसौरी मिसिसिपी, 5 नंबर पे येनिसी, 6 नंबर पे होंगो या येलो रिवर, 7 नंबर पे हमारी हो गई ओबिरतिस, 8 नंबर पे पराना, 9 नंबर पे कांगो और 10 नंबर पे अमूर रिवर। तो ये विश्व की टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर हैं। इनको आप मैप में प्लॉट करके कहाँ पे ड्रेन होती हैं, किस ओशियन में, किस बे में, गल्फ में, स्टेट में, वो सब आप लोग देख लेना। साथ ही साथ हम लोग कुछ वाटर बॉडीज हैं उनको भी कवर कर लेते हैं इसके साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रीजन, इसको हम लोग देखते हैं जूम करके। ये रही गल्फ ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला में ही है, ये अटलांटिक ओशन में जा कर के खुलती है। और ये देख रहे हैं लेक मार्काइबो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑयल रीजन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ऑयल और गैस। तो इसीलिए कभी कभी लेक मार्काइबो को ऑयल लेक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वेनेजुएला जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, क्रूड ऑयल रिजर्व है इसके पास। तो ये रीजन बहुत रिच है ऑयल और गैस में। अगली है गल्फ ऑफ गुयाकुल, ये देख रहे हैं इक्वाडोर में पैसिफिक ओशन की तरफ से ओपन ये गल्फ जो है, इसको गल्फ ऑफ गुयाकुल बोला जाता है। ये रहे हमारे गैलापागोस आइलैंड, ये हमने पीछे भी कवर किया था। ये इसके कुछ आइलैंड हैं इंपॉर्टेंट, जैसे इसाबेल, सेंटा क्रूज, तो हमने इसको कवर भी किया था, इक्वाडोर के ही हैं ये। स्टेट ऑफ मागेलान, ये देख रहे हैं स्टेट, ये कहलाती है स्टेट ऑफ मागेलान। ये अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती है। जो फर्डिनांड मागेलान थे, जिन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड को सरकम नेविगेट किया था, एक पूरा राउंड लगाया था, वो इसी से पास हुए थे, इसीलिए इसका नाम स्टेट ऑफ मागेलान रख दिया गया। तो ये पैसिफिक को अटलांटिक से कनेक्ट करती है। ये रहा ड्रेक पास, ड्रेक पास जो है साउथ अमेरिकन कंटिनेंट को अंटार्कटिका से अलग करता है। ये बीच में पासेज टाइप का है, पास टाइप का, तो इसीलिए इसको ड्रेक पास बोला जाता है। ये है ड्रेक पास जो साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है। ये रही स्टेट ऑफ मागेलान और ये होगा हमारा ड्रेक पास। जब पनामा कैनाल नहीं बनी थी तो साउथ अटलांटिक से पैसिफिक जाने के लिए इधर से ही आते थे। अब या तो नीचे जाएं, यहाँ से वापस आए, या फिर यहीं स्टेट ऑफ मागेलान से निकल लेते थे, तो इतनी डिस्टेंस भी अवॉइड हो जाती थी। साथ ही साथ आज भी मैक्सिमम ट्रैफिक जो है स्टेट ऑफ मागेलान से गुजरता है। उसके पीछे रीजन है यहाँ की हार्श कंडीशन। ये हार्श क्यों है इतनी? ये ड्रेक पास लगभग 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पे पड़ता है। तो यहाँ से हमने, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साउथ हेमिस्फेयर में लैंड का पार्ट कम होने की वजह से जो यहाँ पे वेस्टर्लीज चलती हैं ना, वो बहुत तेज़ चलती हैं। तो इसीलिए उनका नाम ही रखा गया है कि फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s। तो जो स्क्रीमिंग 60s है वो यहीं ड्रेक पास से होके गुजरती है। तो यहाँ पे शिप को डगमगा देती है, एकदम तूफान जैसा माहौल तैयार हो जाता है, इतनी तेज़ी से यहाँ पे वेस्टर्लीज चलती हैं। तो इसी वजह से जो है इसको अवॉइड करने के लिए स्टेट ऑफ मागेलान के जरिए क्रॉस करते हैं पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन में। हालांकि ड्रेक पास से भी करते हैं, कभी कभी शांति रहता है। तो ये है हमारा, अगली है हमारी सैन डिएगो। ये देख रहे हैं केप सैन डिएगो, ये इसका छोटा सा किनारा। ये रही स्टेट ऑफ मागेलान। ये है हमारा बीगल चैनल, पहले भी देख चुके हैं बीगल चैनल। ये रहा बीगल चैनल। और यहाँ पे हमने देखी थी केप हॉर्न, जो सदर्न मोस्ट पार्ट भी था।
इस कंटिनेंट का। तो ये हो गई केप हॉर्न, स्टेट ऑफ बीगल, उसके ऊपर स्टेट ऑफ मागेलान और यहाँ पे केप सैन डिएगो। तो इनको आप लोग क्रम से याद कर लेना। अगला जो है लेक्स देख लेते हैं। ये देख रहे हैं लेक टीटीकाका। ये पेरू और बोलीविया के बीच में एक स्थित एक लेक है। ये दुनिया की हाईएस्ट नेविगेबल नौगम्य है, नाव चला सकते हैं इसमें इतनी ऊंचाई पे। ये किसमें, पेरू और बोलीविया के बीच में बॉर्डर पे पड़ती है। ये फ्रेश वाटर लेक है। साथ ही साथ ये रामसर साइट भी है। उससे नीचे आओ, लेक पोपो, ये बोलीविया में पड़ती है। ये जो है सैलाइन लेक है। वो टीटीकाका फ्रेश वाटर है और पोपो जो है सैलाइन लेक है। ये भी रामसर साइट है। ये दोनों थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे हैं, तो इनसे लोगों की दूरी देखी नहीं गई और एक नहर बना के इसको कनेक्ट कर दिए। तो जो नहर कनेक्ट करती है उसका नाम है डेसा गुआडेरो रिवर, DES डेसा गुआडेरो। तो ये है हमारी टीटीकाका, ये पोपो, उसको कनेक्ट करने वाली रिवर डेसा गुआडेरो। ये फ्रेश वाटर है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी है, रामसर साइट भी है। साथ ही साथ ये जो है ये भी रामसर साइट है, लेकिन ये सैलाइन लेक है और उनको कनेक्ट करती है एक रिवर डेसा गुआडेरो। तो हमने पीछे देखा कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक तो लेक टीटीकाका है, तो हाईएस्ट लेक भी तो कोई होगी। तो हाईएस्ट लेक है ओजस डेल सलाडो। ये हमने देखा था कि ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो भी है ना, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे। तो हाईएस्ट लेक भी यहीं इसी के बगल में 100 मीटर डायमीटर की छोटी सी ही लेक है। ये देख रहे होंगे, ये रही लेक छोटी सी, ये है ओजस डेल सलाडो। ये विश्व की सबसे ऊंची लेक है। अब हम लोग देख लेते हैं डिजर्ट। ये देख रहे हैं पैटागोनिया का डिजर्ट। ये टेम्परेट डिजर्ट है। ये अर्जेंटीना के साउथ पार्ट का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे, इधर एंडिस के इस साइड और साउदर्न पार्ट अर्जेंटीना का है, वहाँ पे ये पैटागोनिया का डिजर्ट है। उससे ऊपर देख रहे होंगे मोंटे, ये इसी पैटागोनिया का एक्सटेंशन है। ये मोंटे डिजर्ट है। ये देख रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है अट्टाकामा डिजर्ट। अट्टाकामा ये दुनिया का, चिली में स्थित है, दुनिया का ड्राइएस्ट प्लेस है। इतनी कम बारिश होने वाला प्लेस दुनिया में तो नहीं है। 1 से 3 mm रेन होती है यहाँ, इतनी कम रेन होती है, सोच लो। कई सारे स्थान तो यहाँ पे ऐसे हैं कि वहाँ पिछले 500 सालों से बारिश ही नहीं हुई है। इतना सूखा ग्रसित क्षेत्र है ये। आप इसके पास जाएंगे तो कहेंगे कितनी बारिश होती है, तो बताएगा 1 से 3 mm। आप कहेंगे इतना कम बारिश ही होती है, इतना कम, शायद इसीलिए नाम पड़ा हो ड्राइएस्ट प्लेस। तो याद रखने की एक ट्रिक है, इतना कम पानी बरसता है, इसीलिए दुनिया का ड्राइएस्ट प्लेस भी है। उसके ऊपर एक एक्सटेंशन है सेचुरा डिजर्ट ही है, इसी का लगभग एक्सटेंशन ही है एक टाइप से अट्टाकामा का। तो ये है हमारे कुछ डिजर्ट जो, अगर ये जो देख रहे हैं पिक्चर, ये इसी अट्टाकामा डिजर्ट की ही पिक्चर है। देख रहे कोई भी वेजिटेशन नाम की चीज़ ही नहीं है। तो हॉलीवुड वालों को जब किसी दूसरे प्लेनेट की पिक्चर बनानी होती है, मार्स की बनानी है, वीनस पे बनानी है, तो वो जा करके यहीं शूट कर लेते हैं आराम से। नेचुरल अपना एक सेट तैयार उनको मिल जाता है दूसरे ग्रह का। अगर आप चिली डिजर्ट विजिट करें, चिली में अट्टाकामा डिजर्ट विजिट करने जाएंगे तो आपको ये फार्मेशन मिलेगा। इसको हैंड ऑफ डिजर्ट भी बोलते हैं। कुछ खास नहीं है, नेचुरल तो है नहीं, इसको मैन मेड बनाया गया है कि डिजर्ट में आए देखने तो कुछ तो देखने को मिले। तो ये आर्टिफिशियली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। आर्टिफिशियल सीमेंट से तैयार किया गया है, कोई नेचुरल फार्मेशन नहीं है। पंतनल वेटलैंड भी देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड है। कहाँ फैला है? ब्राज़ील, बोलीविया और
पराग्वे में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। वेटलैंड है, पानी में पड़े रहते हैं, खूब खाने को मिलता है, तो बहुत सारे क्रोकोडाइल यहाँ पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ जगुआर्स भी बहुत सारे यहाँ पे हैं। हाईएस्ट डेंसिटी अगर विश्व में कहीं है जगुआर्स की तो इसी वेटलैंड में है। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा तोता हयासिंथ मकाओ ब्लू कलर का होता है, वो भी पाया जाता है। अगर बात करें तो इसके प्रोटेक्शन की तो सिर्फ 5% एरिया ही प्रोटेक्टेड है, रामसर साइट के रूप में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में या बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। तो पूरा तो 95% तो ऐसे ही पड़ा है, केवल 5% ही ये जो है प्रोटेक्टेड है। ये देख रहे हैं, ये रहा पंतनल, बोलीविया, पराग्वे और ब्राज़ील में फैला हुआ है। ये है जो तोता जिसकी बात कर रहे थे, हयासिंथ मकाओ, ब्लू कलर का सबसे बड़ा तोता है दुनिया का। यही पाया जाता है ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे में। तो ये था हमारा साउथ अमेरिका का फिजिकल। अब बचा है इसका इकोनॉमी, वो हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। अगर इसकी पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिविल नेविगेटर टेलीग्राम का जो चैनल है उसको फॉलो करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर की पीपीटी। थैंक यू वेरी मच।